नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सितंबर की प्रमुख नियुक्तियाँ, उस सितंबर में हुए निधन, प्रमुख व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण पुरस्कार और भारत के साथ अन्य देशों के हुए युद्धाभ्यास पर इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा रखा है, जहां पर आपके लिए डेली बेसिस पर द हिंदू और पीआईबी की जो करंट अफेयर्स होती हैं वो आपको हिंदी में प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ ही समय समय पर जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम मोटिवेशनल पोस्ट शेयर करते रहते हैं, जो कि आपके लिए एक नई ऊर्जा का संचार करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और किसी भी तरह से ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको पूरा देखने के बाद महत्वपूर्ण लगे, आपकी परीक्षा में किसी तरह का योगदान कर पाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो आइए दोस्तों, करंट अफेयर्स सितंबर 2023 में पहली जो न्यूज है उस पर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, यहां पर स्क्रीन पर पहले ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आपको दिख रहे हैं। आर माधवन साहब। आपने तनु वेड्स मनु और तनु वेड्स मनु रिटर्न ये मूवी तो जरूर देखी होगी। काफी कॉमेडी और बहुत अच्छी मूवी थी और उसमें काफी महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया गया था समाज के। तो वहां से आर माधवन साहब काफी पॉपुलर हुए इंडिया में। वैसे तो ये तमिल और हिंदी दोनों में काम कर चुके हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो ये काफी फेमस पर्सनालिटी हैं, लेकिन हाँ, तनु वेड्स मनु से हम इनको ज्यादा जान पाते हैं। तो दोस्तों, आर माधवन साहब जो हैं उनको कुछ बनाया गया है, तो आइए देख लेते हैं इनकी कहाँ नियुक्ति हुई है नई। तो अभिनेता और निर्देशक हैं तमिल और हिंदी फिल्मों के, ठीक है। आर माधवन साहब तमिल और हिंदी फिल्मों के निर्देशक और एक्टर हैं और इनको दोस्तों अभी पुणे स्थित जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है FTII, उसका इनको चेयरमैन बना दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो FTII के ये चेयरमैन बने हैं, तो काफी महत्वपूर्ण पद इनको दिया गया है। अब दोस्तों, इस पद पर उन्होंने शेखर कपूर का स्थान ग्रहण किया है, यानी कि इससे पहले FTII के चेयरमैन जो थे वो शेखर कपूर साहब थे। और दोस्तों, आर माधवन द्वारा निर्देशित एक फिल्म अभी हाल ही में यानी कि पिछले वर्ष आई थी, आपने देखी होगी। काफी महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारत का जो रॉकेट प्रोग्राम था उस पर बेस्ड काफी अच्छी पिक्चर थी और एक वैज्ञानिक थे, रॉकेट वैज्ञानिक नंबी नारायण, उन पर बेस्ड ही काफी अच्छी पिक्चर थी। उन पर भारत के रॉकेट प्रोग्राम के कुछ सीरियस डॉक्यूमेंट्स को पाकिस्तान में जो है उसको लीक करने का आरोप लगाया गया था और उनको काफी सालों बाद जो है सुप्रीम कोर्ट से जमानत वो क्लीन चिट मिली थी। तो उसी पर बेस्ड रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट फिल्म थी। काफी बढ़िया फिल्म थी, जिन लोगों ने नहीं देखा उस फिल्म को जाकर जरूर देखें। तो जो नंबी जो फिल्म थी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, ये आर माधवन साहब द्वारा निर्देशित थी और इस फिल्म को दोस्तों इस वर्ष के 69 में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं उसमें इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है, ठीक है। तो ये फिल्म काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, नंबी द नॉम्बी इफेक्ट रॉकेटरी, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग इस मूवी को देखना, ठीक है। अब अगली पर्सनालिटी है हमारी दोस्तों डॉक्टर स्वाति नायक। तो डॉक्टर स्वाति नायक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। दोस्तों, भारतीय कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर स्वाति नायक। इन्हें उड़ीसा में स्थानीय रूप से जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ इनको प्यार से बिहाना दीदी या सीड लेडी के नाम से ये लोग जानते हैं। दोस्तों, इन्हें वर्ष 2023 के नॉर्मन ई बोरलाग जो पुरस्कार दिया जाता है उससे सम्मानित किया। तो याद रहे कि नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर स्वाति नायक को, ठीक है। ये हैं डॉक्टर स्वाति नायक। अब दोस्तों, जो नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आइए थोड़ा सा इस पुरस्कार के बारे में भी बात कर लेते हैं।
दोस्तों अगर बात हम डॉक्टर स्वाति नायक की करें तो स्वाति नायक ने दोस्तों उड़ीसा में जो सूखा के लिए अच्छी सूखा सहिष्णु कह सकते हैं, जो एक धान की किस्म है सहभागी धान, जो सहभागी धान की किस्म है, इसको विकसित किया किसने? डॉक्टर स्वाति नाइक ने। ठीक है, और इससे दोस्तों वर्षा आधारित जो क्षेत्र थे उनमें काफी बड़ा बदलाव आया। दोस्तों ये किस्म जो है प्रत्येक किसान परिवार के लिए आहार और फसल चक्र का एक अभिन्न अंग बन गई है, जो डॉक्टर स्वाति नाइक द्वारा विकसित एक धान की किस्म थी। क्या नाम है? ये धान की किस्म आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सहभागी धान। ठीक है, अब दोस्तों ये जो पुरस्कार है नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार, ये पुरस्कार दोस्तों रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, याद रहे। और दोस्तों यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में डेस माइनोस आयोवा अमेरिका में विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृषि और भोजन उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान दिया, साथ ही विज्ञान आधारित जो उपलब्धियां हासिल की, उन्हें ये जो पुरस्कार है नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे ये फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कि इसमें 40 वर्ष की कम आयु के व्यक्तियों को ही ये पुरस्कार दिया जाता है, और ये पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये एक रॉकफेलर फाउंडेशन है, इसके द्वारा क्या है? समर्थित है, सपोर्टेड है। तो याद रहे कि रॉकफेलर फाउंडेशन नहीं देता, जबकि इसको नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार कौन देता है? विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बोल दिया था कि रॉकफेलर फाउंडेशन देता है, तो इससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा, तो इसको दूर कर लेना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अदिति मुखर्जी, जिन्हें 2012 में, और महालिंगम गोविंदराज, जिन्हें 2022 में जो नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार है वो ऑलरेडी दिया जा चुका है। और इन दोनों के बाद डॉक्टर स्वाति नाइक जो हैं यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं। याद रहे, यहां पर ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इस पुरस्कार का नाम हरित क्रांति के जनक रहे वर्ष 1970 के दशक में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम पर रखा गया है इस पुरस्कार को। ठीक है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग को ही हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, किस चीज के लिए? शांति के लिए। ये यूपीपीसीएस में ध्यान रहे आप लोगों को, यूपीपीसीएस के अंदर एक बार क्वेश्चन आया कि नॉर्मन ई बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 4 ऑप्शन थे, एक शांति था, एक विज्ञान था, और वो शांति था, अर्थशास्त्र था, विज्ञान में एक शायद रसायन विज्ञान था, उसके बाद एक था कृषि। तो अधिकांश लोगों ने हरित क्रांति के जनक होने के नाते उनको सही ऑप्शन उनका लगाया क्या? कृषि, जबकि कृषि में नहीं, उनको शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो कृषि वालों का हो गया था गलत, और जो शांति के लिए लगाए थे, क्योंकि याद रहे आपको कृषि में नोबेल पुरस्कार दिया ही नहीं जाता। नोबेल पुरस्कार सिर्फ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, शांति, ठीक है, और इन्हीं 4-5 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक दो क्षेत्र मेरे से स्किप हो रहे हैं, वो आप लोग सर्च करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, और ये ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो पुरस्कार है वो काफी महत्वपूर्ण है, रेमन मैग्सेस अवार्ड 2023। तो रेमन मैग्सेस अवार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो आइए, इसको पहले ही मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसलिए कैटेगराइज कर दे रहा हूं कि यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम के ये काफी फेवरेट सवाल हुआ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं कि 2023 में भारत के किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ। तो असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर आर रवि कन्नन, इनको 2023 का प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित
किया गया है। याद रहे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हैं डॉक्टर आर रवि कन्नन। तो इन्हीं को क्या दिया गया? रेमन मैग्सेस अवार्ड 2023। और ये क्या है? तो असम में कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, वहाँ के ये निर्देशक हैं, यानी कि डायरेक्टर हैं, और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं। और इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनके बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखनी चाहिए। अब दोस्तों, यह पुरस्कार जो है जन केंद्रित तथा गरीबों के कल्याण के लिए, यानी कि जो गरीबों का देखभाल करने के लिए इन्होंने निःशुल्क उपचार, भोजन, आवास और रोजगार की सुविधा मुहैया कराई। इसलिए इन्हें इन कार्यक्रमों के माध्यम से असम में कैंसर के उपचार में क्रांति लाने के लिए ही रेमन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अब दोस्तों, रमन मैग्सेस अवार्ड से संबंधित कुछ जानकारी आपके लिए जरूरी है। तो 1957 में एशिया के सर्वोच्च सम्मान तथा प्रमुख पुरस्कार के रूप में रेमन मैग्सेस अवार्ड की स्थापना हुई थी। और यह पुरस्कार दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मैंने पहले ही बताया, एशिया के नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। अब दोस्तों, रेमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये आपसे किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रहे कि जो विनोबा भावे थे, उनको 1958 में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पहला नहीं, मतलब भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको 1958 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले भारतीय थे विनोबा भावे। ये यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, स्किप मत करना, बिल्कुल मत भूलना। बहुत अच्छी क्लास आपके लिए लेकर आया हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। अब दोस्तों, हाँ, यहां पर एक चीज और मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए ऐड की हुई थी। भारत के रवि कन्नन के अलावा 3 व्यक्ति और रहे जिनको रेमन मैग्सेस अवार्ड मिला। तो इनमें अपने आसपास की जो कंट्री हैं उनके 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। एक तो रचंद कौरव हैं। ये बांग्लादेश में वंचित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का इन्होंने विकास किया, इसलिए इनको प्राप्त हुआ जो है रमन मैग्सेस अवार्ड। और दूसरे हैं यूजेनियो लेमोस। ये तिमोर लेस्ते के हैं। इन्होंने तिमोर लेस्ते में युवा तिमोरिस प्रकृति और अपने परिवेश को कैसे रक्षा करें, इसमें इन्होंने उल्लेखनीय योगदान किया। खासकर ये क्या है, पर्यावरणवादी हैं। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित व्यक्ति हैं तिमोर लेस्ते के। तो इनको भी जो रेमन मैग्सेस अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया। तीसरी व्यक्ति हैं मरियम कोरोनेल फेरर। ये फिलीपींस की हैं और फिलीपींस में इन्होंने शांति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया, इसलिए इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इतना आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको रेमन मैग्सेस अवार्ड की एक फोटो यहाँ पर दिख रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी काफी महत्वपूर्ण न्यूज है। ये काफी जो मेरी तो फेवरेट एक्ट्रेस रही हैं पुरानी फिल्मों की, इसलिए इनको हम फेवरेट और इंपॉर्टेंट कैटेगरी में पहले ही कैटेगराइज कर दे रहे हैं। और ये पुरस्कार भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 का अभी दिया गया 2023 में। तो ये पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, किसने दिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर जी। उन्होंने सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रही वहीदा रहमान जी को वर्ष 2021 के दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये पुरस्कार दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, तो वहीदा रहमान जी को दिया गया है। वहीदा रहमान जी की कई फिल्में और उनके गाने काफी अच्छे लगेंगे आपको सुनने में। तो वहीदा रहमान को एक बार सर्च करके आप उनके गाने जरूर सुन लीजिएगा, आपको सुखद एहसास होगा। दोस्तों, वहीदा रहमान को यह पुरस्कार 69वें
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोहों के दौरान प्रदान किया गया। तो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह जब आयोजित हुआ, उसी वक्त वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। तो ये मंत्रालय आपको याद रखनी चाहिए कि कौन सा मंत्रालय देता है। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री होती है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होता है, ठीक है। वही उसी के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, जो हिमाचल प्रदेश के सांसद हैं, उन्होंने ही इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया, ठीक है, इतना याद रहे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के ऊपर एक काफ़ी दुखद न्यूज़ है। ये हैं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी। तो दोस्तों, भारत में इनको क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक। और इनका पूरा नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए, मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन। तो इसका एम, संबाशिवम का एस, एमएस, और ये स्वामीनाथन। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में एमएस स्वामीनाथन बोलते हैं। ये एक तमिल व्यक्ति हैं, तो इनका नाम भी थोड़ा सा तमिल ही होगा। और स्वामीनाथन तो आप लोग काफ़ी पॉपुलर है, कई लोगों का टाइटल रहा है, तो आप लोग इससे काफ़ी कनेक्ट कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के भारत के हरित क्रांति के जनक रहे एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया। कहाँ? चेन्नई में। ये 98 वर्ष के थे, ठीक है। चेन्नई कहाँ? तमिलनाडु में, आप सब जानते हैं। एमएस स्वामीनाथन का दोस्तों जन्म जो है 7 अगस्त 1925 को कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के तंजाउर में। तंजाउर में एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है और हिस्ट्री में जिनको पता है कल्चर जिन लोगों ने पढ़ा है, उन लोगों को तंजाउर का एक प्रसिद्ध शिव मंदिर याद होगा, जिसको चोल राजा ने बनाया था, ठीक है। वो कमेंट बॉक्स में उस मंदिर का नाम आप लोग जरूर बताना। वो शिव मंदिर है, चोल राजा ने बनाया है। तो अब आप लोगों को शायद आइडिया हो जाए। फिलहाल कमेंट बॉक्स में हमें ये चीज़ जरूर बताना। एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया। एमएस स्वामीनाथन के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और आगे देख लेते हैं एमएस स्वामीनाथन के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए इनको काफ़ी एक दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ी सी विस्तार पूर्वक जानकारी जरूरी है। आपको बता चुका हूं एमएस स्वामीनाथन का जन्म कहाँ हुआ? तंजाउर में। तंजाउर में मैंने एक मंदिर भी आपसे पूछा है सवाल में। दोस्तों, स्वामीनाथन जी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। और इन पुरस्कारों में पहले राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की बात करें तो पद्म श्री भारत सरकार द्वारा दिया गया इनको 1967 में, पद्म भूषण दिया गया 1972 में, पद्म विभूषण दिया गया 1989 में, और मैग्सेसे अवार्ड जो अभी मैंने चर्चा की डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया जो पुरस्कार 2023 में, वही पुरस्कार डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को 1971 में प्राप्त हो चुका है, रमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। और दोस्तों, विश्व खाद्य पुरस्कार भी इनको 1987 में प्राप्त हुआ था। तो ये पुरस्कार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत सरकार ने अमुक पुरस्कार, चाहे पद्मश्री पूछ ले या पद्म विभूषण पूछ ले या पद्म विभूषण, कब कब प्राप्त हुआ, तो ये कई बार आयोग जब थोड़ा सनकी मूड में हो जाता है तो इस तरह से सवाल वो पूछ लेता है। दोस्तों, एमएस स्वामीनाथन से संबंधित एक आयोग बना था, तो स्वामीनाथन आयोग, इसका गठन हुआ 18 नवंबर 2004 को। दरअसल दोस्तों, इस आयोग का नाम क्या हो गया? राष्ट्रीय किसान आयोग। याद रहे, ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय किसान आयोग को ही स्वामीनाथन आयोग कहते हैं, और इस आयोग के अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन थे। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये आयोग किस चीज से संबंधित रहा होगा। दोस्तों, सतत विकास और जैव विविधता के संरक्षण के समर्थक स्वामीनाथन जी को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा इन्हें आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक का टाइटल प्राप्त था। यूनेप ने दोस्तों एमएस स्वामीनाथन को क्या कहा? आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक, इकोनॉमिक जो इकोसिस्टम था उसका जनक इनको कहा स्वामीनाथन जी को यूनेप ने, ठीक है, याद रहना चाहिए। अब दोस्तों, स्वामीनाथन ने 1916 के दशक में मेक्सिको के बीजों को भारत के पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिक्स करके गेहूं की हाई प्रोडक्टिविटी, हाई यील्ड क्रॉप वाले एक मिश्रित बीजों का विकास किया, ठीक है।
इसलिए ये भारत में 60 के दशक में ही हरित क्रांति आई और हरित क्रांति का जनक इनको बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इतनी जानकारी एम.एस. स्वामीनाथन साहब के संबंध में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और एग्जाम में अगर इस वर्ष इनका निधन हुआ है तो देख लेना, आप लिख के रख लो, इनसे सवाल पूछे जाने तय हैं। ठीक है, और यहां पर इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए मैं ऐड करता रहता हूं ताकि आपको काफी जानकारी मिल सके। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये भी न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखना। ये हैं सरोजा वैद्यनाथन। पूछ लेता है यूपी पीसीएस या वनडे एग्जाम्स में, काफी पॉपुलर टाइप के ये सवाल होते हैं। तो सरोजा वैद्यनाथन जी क्या थी? एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। चर्चा में ये क्यों रही? क्योंकि दोस्तों 21 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया, इसलिए काफ़ी जो है दुख की बात है हम लोगों के लिए। 86 वर्ष की थी। उन्हें 2002 में दोस्तों भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सरोजा वैद्यनाथन किस क्षेत्र से संबंधित थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो क्षेत्र याद रहे, प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। ठीक है, और डांस फॉर्म क्या है इनका? भरतनाट्यम। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट है और जो वीणा बजाते हैं वो वीणा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक और पौराणिक रूप से। तो दोस्तों उस्ताद अली जकी हैदर, ये हैं उस्ताद अली जकी हैदर साहब, हाथ में इनके रुद्र वीणा है। तो आइए इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। दोस्तों प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक उस्ताद अली जकी हैदर का नई दिल्ली में क्या हो गया? इंतकाल हो गया। दोस्तों अली जकी हैदर ध्रुपद के जयपुर बीकानेर घराने की खंडबानी शैली के अंतिम प्रतिपादक थे। ये काफी महत्वपूर्ण है, कल्चर के अंदर पूछा जा सकता है, यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रहे अली जकी हैदर साहब ध्रुपद के जयपुर बीकानेर घराने की जो खंडबानी या खंडहर बानी जो शैली थी उसके अंतिम प्रतिपादक थे। अब दोस्तों उस्ताद अली जकी जिस वीणा को बजाते हैं वो वीणा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वीणा के बारे में भी आइए थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। दोस्तों इनका जो जकी साहब का असामयिक निधन हुआ उसी के साथ रुद्र वीणा की इस प्राचीन परंपरा का अचानक और दुखद अंत हो गया। और रुद्र वीणा यहाँ पर आपको इमेज के अंदर दिखाई गई है। ठीक है, अब रुद्र वीणा इतनी महत्वपूर्ण हमारे लिए क्यों है, तो आइए थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अब दोस्तों रुद्र वीणा महत्वपूर्ण प्लग्ड स्ट्रिंग उपकरण है। ठीक है, कैसा उपकरण है? प्लग्ड स्ट्रिंग, जो कि दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत विशेष रूप से ध्रुपद संगीत शैली में क्या होता है? यूज होता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, रुद्र वीणा। अब दोस्तों यह भारतीय शास्त्रीय संगीत में उपयोग की जाने वाली मुख्य वीणा प्रकारों में से एक है। इसकी गहरी बांस अनुनाद के लिए ये काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रहना चाहिए। और दोस्तों एक पौराणिक कथा के अनुसार इस वीणा का महत्व आप लोगों को याद रखना चाहिए। दोस्तों रुद्र वीणा भगवान शिव द्वारा पार्वती देवी की सुंदरता के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में इस वीणा को बनाया गया था। तो इसलिए कल्चर जो होगा हमारा, कला एवं संस्कृति, इसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट जो है होने वाली है। ठीक है, तो रुद्र वीणा को हमने इसीलिए शामिल किया ताकि जो यूपीएससी का एग्जाम देने वाले लोग हैं वो भी रुद्र वीणा के बारे में थोड़ा सा जाने। भगवान शिव और पार्वती देवी का इसमें संबंध तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली न्यूज। अगली न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है। आज काफी सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इनको आप लोग देख लें। और ये दोस्तों क्या है? प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हैं। इनका नाम है मालिनी राजूरकर। ठीक है,
ये कौन है? मालिनी राजूरकर। इनका दोस्तों हैदराबाद के एक अस्पताल में क्या हो गया? निधन हो गया। और ये दोस्तों विशेष रूप से किस तरह की चीजों के लिए प्रसिद्ध थी? टप्पा और तराना शैली, जो गायन शैली होती है टप्पा और तराना, उस पर ये अपनी पकड़ के लिए काफी प्रसिद्ध थी मालिनी राजूरकर। दोस्तों मालिनी राजूरकर का जन्म 1941 में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। और ये दोस्तों मालिनी जो राजूरकर जी थी वह ग्वालियर घराना, जो संगीत का एक घराना था, फेमस घराना, वहां की प्रतिपादक थी। ठीक है, ग्वालियर घराना था से आप ये मत समझना खत्म हो गया, अर्थात ग्वालियर घराना जो है उसकी प्रतिपादक ये थी मालिनी राजूरकर जी। दोस्तों हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ग्वालियर घराना अन्य सभी घरानों की क्या कहा जाता है? गंगोत्री। शास्त्रीय संगीत के जितने भी घराने हैं उनकी गंगोत्री कहा जाता है ग्वालियर घराना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग याद रखना। अब दोस्तों इस घराने की गायन शैली की शुरुआत कब हुई? 19वीं शताब्दी में हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां नाम के ये 3 भाई जो थे, उन्होंने इस जो गायन शैली थी उसका, इस घराने की जो गायन शैली थी उसकी शुरुआत इन्होंने 19वीं शताब्दी में की थी। ये तीनों व्यक्तियों का नाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, हद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां, ये तीनों सगे भाई थे। अब दोस्तों इनके शिष्य कौन हुए? शंकर पंडित और उनके पुत्र कृष्णराव शंकर पंडित। ये अपने समय के काफी दिग्गज गायकों में माने जाते रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो मालिनी राजूरकर जी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यासों की जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। युद्ध अभ्यासों से एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक सवाल पूछा गया तो आपको 2 नंबर मिले। यूपीएससी में तो हालांकि आजकल युद्ध अभ्यास आना बंद हो गए हैं, तो कम से कम 2 नंबर का जो है एक प्रश्न आपसे जरूर बन जाएगा। पूछ लेता है कि भारत का जो ये युद्ध अभ्यास, जैसे सिम्बैक्स पूछ लेगा, सिम्बैक्स किन 2 देशों के बीच होता है, तो आपको उसी चीज का आंसर देना है। तो आइए सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास की बात करते हैं। इसकी क्या कैटेगरी है? नौसैनिक है, नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, अब दोस्तों ये कब हुआ? दोस्तों 21 से 24 सितंबर 2023 में भारत एवं सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स का आयोजन किया गया। अब दोस्तों इस अभ्यास की शुरुआत 1994 से मतलब ये 1994 में आयोजित, मतलब उस वर्ष से आयोजित किया जा रहा है। और दोस्तों भारतीय नौसेना द्वारा यह अन्य किसी भी देश के साथ आयोजित किया जाने वाला सबसे लंबा नौसैनिक अभ्यास है। सिम्बैक्स याद रहे भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि यह जो नेवल एक्सरसाइज है वो भारत द्वारा किसी अन्य देश के साथ आयोजित होने वाला सबसे लंबा नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों भारत और सिंगापुर के बीच होने वाले अन्य जो सैन्य अभ्यास हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप लोग इसको याद रखना। तो एक सैन्य अभ्यास है बोल्ड कुरुक्षेत्र, दूसरा है सिटमैक्स। अब सिटमैक्स में दोस्तों सिंगापुर और इंडिया के साथ आ जाता है थाईलैंड। तो ये सिंगापुर, इंडिया, आई से इंडिया, टी से जो थाईलैंड है वो हो जाता है मैक्स। तो ये युद्ध अभ्यास ऐसे कह देते हैं। और एक युद्ध अभ्यास है अग्नि योद्धा अभ्यास, तो ये भी भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, अगला युद्ध अभ्यास है दोस्तों अभ्यास अरुण। अभ्यास अरुण के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब भारत और फ्रांस के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है, याद रखना चाहिए। कब हुआ? 16 से 20 जनवरी 2023 को। कहां हुआ? पश्चिमी समुद्र तट पर, यानी कि गुजरात और जो कन्नड़ तट है वहां पर आयोजित हुआ। 1993 से इस अभ्यास वरुण की शुरुआत हुई। 2001 में इसको नाम दिया गया वरुण। ठीक है, तो ये आपके लिए जो एक्सरसाइज है काफी इंपॉर्टेंट है, भारत और फ्रांस के बीच है अभ्यास वरुण। कैसा? नेवल एक्सरसाइज है, याद रहे आपको, नौसेना का एक्सरसाइज। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगला जो एक्सरसाइज है काफी इंपॉर्टेंट है। ये पहला जो भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होने वाला एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है, याद रहना चाहिए। 2023 में आयोजित हुआ। 20 से 21 सितंबर 2023 के बीच हिंद महासागर में आयोजित हुआ। इस अभ्यास में 3 समुद्री देशों को अपनी साझेदारी मजबूत करने और एक स्थिर और शांतिपूर्ण सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए एक सामूहिक क्षमता का इसमें प्रदर्शन किया गया। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों भारतीय नौसेना के पोत INS सह्याद्री ने इस समुद्री अभ्यास में भाग लिया। INS सह्याद्री के बारे में अगर बात करें तो स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोजेक्ट 17 श्रेणी के मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट का एक तीसरा पोत है। और दोस्तों ये जो INS सह्याद्री है इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में किया गया था। ठीक है, तो ये इतना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो वीडियो है उसमें इतना ही। और आपका सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने काफी टाइम जो है दिया हमें यहाँ पर, और ये टाइम कहीं ना कहीं आपके लिए भी जो है अच्छा रहा होगा, बेनिफिशियल रहा होगा। अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट कि ज्वाइन कीजिए कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है उसको। ठीक है, वहां पर डेली बेसिस पर आपके लिए द हिंदू और PIB की जो करंट अफेयर्स और साथ में कुछ मोटिवेशनल पोस्ट हम देते रहते हैं, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।